राज आज है, न जंगल राज कल हो। हम आपसे पूछते हैं कि बिहार को चलाएगा कौन? बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा? हमारा डीएनए वही है जो बिहार के लोगों का है। प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा पसंद नहीं है हम लोगों को। ये जीत जनता की जीत है और महागठबंधन की जीत है। फर्स्ट क्लास पास नीतीश कुमार। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल चुनावी रण में सबसे बड़े रणवीर बनकर उभरे नीतीश कुमार। अपनी जिद को जीत में बदल चुके हैं नीतीश कुमार। बिहार के भरोसे के नए कर्णधार बनकर उभरे हैं नीतीश कुमार। बिहार में मोदी के विजय रथ को रोकने में कामयाब रहे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान बिहार लेकर आया। दरअसल महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड तक भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ चल रहा था। ये माना जाने लगा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो अजेय है। लेकिन तभी बिहार की बारी आ गई। नीतीश कुमार डटकर सामने खड़े हो गए और उनकी तीर ने बीजेपी के उम्मीदों को, हौसलों को छलनी कर दिया। भाजपा को बिहार की जनता ने सुफरा साफ कर दिया। इसमें मोदी जी का सरकार, आरएसएस सरकार बिल्कुल धराशायी हो गई। ये साफ हो गया कि पूरे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त विकल्प और सशक्त विपक्ष की चाहत लोग रखते हैं। नीतीश कुमार की छवि उस मजबूत चट्टानों वाले पहाड़ जैसी हो गई जिसे तोड़ने के लिए मोदी ने मांझी को लगाया। लेकिन मांझी क्या, एनडीए की सारी कायनात नीतीश पर बिहार के भरोसे के सामने बौनी पड़ गई। ये एक प्रकार से सच्चाई की जीत है, भाईचारे की जीत है। गुस्से के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, घमंड के ऊपर, क्रोध के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है। मुन्ना से बिहार के मुख्यमंत्री तक का सफर तो नीतीश ने 15 साल पहले ही तय कर लिया था। लेकिन जब धारा खिलाफ बह रही हो, हवाओं में विरोध के बारूद सुलगे हों, अपनों के विभीषण बन जाने का खतरा दिन रात मंडरा रहा हो, तब भी खुद पर भरोसा कैसे किसी मुन्ना को एक राज्य का भाग्य नियंता बना देता है, नीतीश इसकी शानदार मिसाल है। प्रदेश की जनता विकास चाहती थी, नीतीश विकास पुरुष थे और उनमें आस्था जताते हुए आने वाले 5 साल में फिर विकास का दौर चलेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। उसी के आधार पर वहां पे महागठबंधन को विजय मिली। खरगोश और हेलीकॉप्टरों की लड़ाई थी। एक तरफ मनी बैग था और एक तरफ हम लोग पैदल लोग थे, तो इसलिए मनी बैग था। अब बात थी कम्युनल करने की कोशिश की गई, सारी चीज की गई। जिद पर अड़ना और अड़कर ऊंचे आदर्शों की नई लीक गढ़ देना नीतीश कुमार के स्वभाव का हिस्सा है। पिता कविराज रामलखन सिंह पेशे से आयुर्वेद के वैद्य थे, लेकिन दवा की पुड़िया बांधते वक्त भी राजनीति उनके जहन में घुलती रहती थी। राजनीति से पिता का मोहभंग हुआ तो बेटे के दिल में राजनीति धड़कने लगी, लोहिया वाली राजनीति। तुम दोनों तो जानते ही हैं कि विरोध के प्रतीक थे लोहिया जी। तो बहुत कांग्रेस के लोगों को देखते थे कि लोहिया जी बराबर नाम लेते थे, तो मेरे बाल मन में वो नाम अंकित हो गया। और फिर लोहिया जी का कोई भी बयान अखबार में हो या उनसे संबंधित खबर हो, हम जरूर पढ़ते थे और हम आकृष्ट हो गए। बाल मन पर छाए लोहिया ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे नीतीश को हर जोर जुल्म से लोहा लेना सिखाया। घर वाले सोचते थे कि बेटा तो इंजीनियर बनकर बड़ा नाम करेगा, लेकिन बेटे के कदम राजनीति की रफ्तीली राहों पर बढ़ चले थे। नाम तो कमाया, लेकिन राजनीति में।
तो एग्रेसिव कैंपेन था, फिर भी नीतीश कुमार जीत गए। अगर इतनी बड़ी जीत हासिल की है इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में, तो मैं मानता हूँ देश की राजनीति के नए नायक के तौर पर नीतीश कुमार जी उभर कर सामने आए। नीतीश की एक आंख में समाजवादी सपने थे तो दूसरी में सत्ता के ख्वाब। जेपी आंदोलन में जेल गए, निकले तो 1977 में विधायकी के लिए जनता पार्टी का टिकट मिल गया। उस जनता लहर में तो चक्र बीच हल लिए किसान का चुनाव चिन्ह जीत की गारंटी था। लेकिन नीतीश कुमार हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। और हराया किसने? भोला प्रसाद सिंह ने, जो नीतीश के लंगोटिया यार थे। वो पहला चुनाव था और उसमें नीतीश जी हारे थे, ये बात सही है। और दोनों अच्छे रिश्ते थे, लेकिन चुनावी जो राजनीति होती है उसमें कब किसको कौन पटकनी देगा। और नीतीश जी जाहिर है वो सब लोग छात्र आंदोलन से आए थे, जेपी मूवमेंट के सभी लोग सिपाही थे, और उसमें जो स्थितियां बनी उसमें वो हार गए। वक्त से नीतीश के कदम हमेशा ही 4 हाथ आगे रहे। नीतीश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लड़का योग्य था। घर वालों ने शादी के लिए 22,000 रुपए दहेज ले लिए थे। आज के हिसाब से देखें तो करीब 21 लाख रुपए। लेकिन जैसे ही नीतीश को इसका पता चला, उन्होंने अपने एक दोस्त को लड़की के घर वालों के पास भेजा कि अगर दहेज दिया तो शादी नहीं होगी। नीतीश ने अपने घर वालों को भी समझा दिया कि उनके लिए लोहिया का रास्ता सिर्फ किताबी अफसाना नहीं है। पर जेपी मूवमेंट के निकले लोग थे, तो उसमें जाहिर है कि ये दहेज वगैरह को लेकर के वो जब छात्र थे तभी से एक वितृष्णा थी कि भाई इन चीज़ों को, जो समाज को पीछे ले जाने वाली चीज़ें हैं, इनको तोड़ा जाना चाहिए। और उन्होंने शादी इस तरह से दहेज नहीं लिया। 1973 में नीतीश कुमार की शादी एक स्कूल हेडमास्टर की बेटी मंजू सिन्हा से हुई। हालांकि नीतीश खुद नहीं चाहते थे कि शादी करें, लेकिन घर वालों का दबाव बना तो वो शादी के लिए तैयार हो गए। जब दूल्हा दुल्हन की विदाई हुई तो वो नीतीश के दोस्त भोला प्रसाद सिंह की गाड़ी में हुई। ये अलग बात है कि 4 साल बाद उन्हीं ने नीतीश को हराया। बेहद करीने से रहने वाले नीतीश कुमार के लिए राजनीति का रास्ता बेहद बेतरतीब रहा। 1980 में वो दोबारा विधायक बनने के लिए चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन फिर हार गए। एक तरफ सियासी हार, दूसरी तरफ परिवार का भार। पत्नी मंजू को लग गया कि नीतीश का मन घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने में नहीं लगता, तो अपने पिता के घर वो पटना चली गईं और वहीं स्कूल टीचर हो गईं। नीतीश ने तय कर लिया था कि 2 बार की हार से वो अपने इरादे को कम नहीं होने देंगे। कई दफा वो अपने दोस्तों के बीच इसका जिक्र भी करते थे कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उन्हें सत्ता चाहिए। लेकिन सत्ता का मतलब उनके लिए सिस्टम बदलने का जरिया था। नीतीश को धीरे धीरे लग गया कि पटना की राजनीतिक अड्डेबाजी उन्हें राजनीति में बड़ा ओहदा नहीं दिला सकती। उन्होंने जनता परिवार के बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली दर्शन शुरू कर दिया। आज उनके इशारे पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव चलते हैं। 35 साल पहले दिल्ली में शरद यादव से एक मुलाकात के लिए नीतीश को घंटों इंतजार करना पड़ता था। नीतीश थे तो चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल में, लेकिन दूसरे समाजवादियों से भी मेल मिलाप का रास्ता निकालते रहे। 1983 में जब जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पैदल ही भारत यात्रा पर निकले थे, तो मथुरा में उस भारत यात्रा में नीतीश भी शामिल हुए। चंद्रशेखर से मुलाकात नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं थी, लेकिन जब मुलाकात हुई उसके बाद चंद्रशेखर नीतीश की राजनीति के कायल हो गए। 1985 में जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे विधायक का तीसरी बार, तब टिकट भले ही दलित मजदूर किसान पार्टी का था, लेकिन पैसे चंद्रशेखर और देवीलाल ने लगाए। 1985 का विधानसभा चुनाव नीतीश के लिए निर्णायक था। एक तो इंदिरा गांधी की हत्या के साए में हो रहा चुनाव वैसे भी कांग्रेस विरोधियों के लिए हार का परवाना बांट रहा था। उस पर से नीतीश 2 चुनाव लगातार गंवा चुके थे, यानी हार की हैट्रिक का खतरा। नीतीश ने अपनी पत्नी मंजू को वचन दिया कि जीते तो ठीक, हारे तो राजनीति की गठरी हरनौत के लैंप पोस्ट पर टांग कर कहीं नौकरी कर लेंगे। पत्नी खुश हुई और चुनाव लड़ने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी 20,000 रुपए पति को थमा दी। समय था जब बिहार में चुनाव में कम खर्च होते थे। लोग घर के लोगों से, अपने भाई से, अपनी बहन से, बीवी से, जो कमाऊ घर में है, अपने दोस्तों से, खासकर जो नौकरी में है, अच्छी खासी नौकरी में है या बिजनेस में है, उनसे पैसा लेते थे लोग। कारपोरेट फंडिंग उस समय बिहार में नहीं होती थी। जिस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बड़े बड़े दिग्गज हार गए, उसमें नीतीश की जीत की बोहनी हुई। वो विधायक बन गए। वैसे तो लालू प्रसाद यादव से नीतीश की जान पहचान काफी पुरानी थी, लेकिन विधानसभा में साथ मिले तो यारी गाढ़ी हो गई, इतनी
कि कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद विधानसभा में लालू को विपक्ष का नेता बनाने में नीतीश की अहम भूमिका रही। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक ही परिवार, एक ही विचारधारा से निकले हुए लोग हैं। दोनों समाजवादी युवजन सभा से निकले, समाजवादी विचारों को लेकर निकले, जो किसानों के हक हकूक की लड़ाई थी उसमें से निकले, कर्पूरी ठाकुर की शिष्यत्व से निकले, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में साथ साथ भाग लिया। तो इनकी एक वैचारिक साझेदारी थी। बिहार की राजनीति भी वीपी सिंह की लहर पर सवार हो गई थी। वीपी लहर में नीतीश ने 1989 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और बाढ़ संसदीय सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और शेरे बिहार के नाम से मशहूर राम लखन सिंह को हराया। 5 साल में नीतीश विधायक से सांसद हो गए, लेकिन बिहार की राजनीति को छोड़ा नहीं। 1990 में जब बिहार में जनता दल जीता तो लालू के लिए नीतीश ने मोर्चा संभाला। लालू मुख्यमंत्री बन गए और नीतीश वीपी सरकार में कृषि मंत्री देवीलाल के जूनियर मंत्री। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बनने के साल 2 साल में ही लालू का बर्ताव बदल गया। लालू दरबार में नीतीश की चमक फीकी पड़ गई। अब नीतीश भी लालू के खिलाफ पार्टी फोरम पर खुलकर बोलने लगे। दोनों में बातचीत बंद हो गई। हालांकि कुछ नेताओं ने दोनों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन न लालू अपनी ठसक से नीचे उतरे, न नीतीश ने अपनी नाक छोटी की। 1994 के फरवरी महीने में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली आयोजित की गई। नीतीश कुमार कुर्मियों के नेता थे। उनके पास एक अच्छा मौका था खुद को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने का, लेकिन पसुपेश में फंसे थे वो। कहते हैं लालू प्रसाद यादव भी बहुत ध्यान से देख रहे थे कि नीतीश इस रैली में शामिल होते हैं या नहीं। नीतीश अपने दोस्त और पूर्व सांसद विजय कृष्ण के घर पर बैठकर इस पसुपेश में लगे हुए थे कि वो क्या फैसला लें, क्योंकि एक तरफ उन्हें मालूम था इस रैली में शामिल होने का मतलब होगा लालू प्रसाद यादव से अलग हो जाना, जनता दल से अलग हो जाना, और दूसरी तरफ इसका मतलब होता शामिल नहीं होने का कि एक बड़ा मौका वो गंवा देते। अपने दूतों से नीतीश रैली का मिजाज भांपते रहे। कहते हैं कि एक अणे मार्ग में बैठे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की नजर भी उस रैली पर गड़ी थी कि नीतीश जाते हैं या नहीं। आखिरकार बिल्कुल आखिरी मौके पर नीतीश उस रैली में पहुंचे। वहां जन सैलाब का अपनी तरफ बहाव देखा तो नीतीश ने लालू पर जमकर हमला बोला। दो टूक कहा कि ऐसी भ्रष्ट सरकार नहीं चलेगी। लेकिन लालू कोई छुई मुई तो थे नहीं कि छूने से मुरझा जाते। नीतीश ने रणनीति बनाई और लालू से तंग आ चुके जॉर्ज फर्नांडीज जैसे दिग्गज को मनाया। आगे के इतिहास ने नीतीश को बीजेपी का बगलगीर बना दिया। हम जनता दल से अलग हुए, समता पार्टी का गठन किया, 20 साल तक रहे। बाद में बीजेपी के साथ हम लोगों का एक टैक्टिकल अलायंस हुआ। कहते हैं कि जॉर्ज जनता दल से निकलने को तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश ने जॉर्ज को समझाया कि एक तो वीपी सिंह ने पहले ही खुद को पार्टी से अलग कर लिया है, ऐसे में लालू के ताब में रहना जॉर्ज के लिए मुश्किल होगा। जॉर्ज दुखी थे ही, नीतीश की लाइन पकड़ी और जनता दल से अलग होकर जनता दल जॉर्ज बना लिया, जो बाद में समता पार्टी बन गई। 1994 में लालू से नीतीश कुमार अलग हुए और 1995 के फरवरी मार्च में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। दरअसल नीतीश कुमार ने उस वक्त सीपीआई एमएल से हाथ जोड़ा। उन्हें लगा ये विजयी गठबंधन साबित होगा, लेकिन 324 विधानसभा सीटों में लालू प्रसाद यादव ने 165 पर जीत हासिल की और नीतीश कुमार का सपना 7वें आसमान से 7 सीटों पर अटक गया। नीतीश के लिए उस हार को पचाना आसान नहीं था। चुनाव के नतीजे आते ही नीतीश अंडरग्राउंड हो गए। वो लोकसभा के सदस्य थे, लिहाजा फिर से दिल्ली चले आए। लोगों ने माना नीतीश चूक गए, इनका खेल खत्म हो गया। खुद नीतीश भी कुछ हद तक ऐसा ही मानते थे। इसी बीच बीजेपी और आरएसएस से जुड़े पत्रकार दीनानाथ मिश्र ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और कहा कि वो लाल कृष्ण आडवाणी से मिले। उनका सुझाव था कि अगले बिहार चुनाव में समता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हो। हालांकि उस वक्त नीतीश कुमार ने मुलाकात की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इस सुझाव पर ही उन्हें आश्चर्य हुआ था। जेल में हमने देखा कि इमरजेंसी के दिनों में आप जानते ही हैं कि आरएसएस पर भी बैन लगा था, प्रतिबंध लगा था, और जमात इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा था। उस आयु में हमने गौर से देखा कि जेल के अंदर आरएसएस और जमात इस्लामी के लोग सबसे प्रेम से बात करते थे आपस में।
अब इसका अर्थ तो आप समझ सकते हैं, मुझको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मरता क्या ना करता, नीतीश की राजनीति उस मुहाने पर खड़ी थी जहां लालू नाम का ज्वार उसे उड़ा ले जाता। इसीलिए बहुत थके मन से ही सही नीतीश ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। ये गठबंधन रंग लाया और 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी समता पार्टी ने बिहार की 54 सीटों में से 29 सीटें जीत लीं और लालू की पार्टी को 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। मरी हुई समता पार्टी में जान आ गई। 1999 आते आते समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया और जेडीयू बिहार में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। नीतीश वाजपेयी सरकार में कभी रेल तो कभी कृषि मंत्री बनते रहे। अटल जी का तो जो पूरा का पूरा अप्रोच, उसमें जो अप्रोच में उदारता या राजधर्म के प्रति एक कमिटमेंट, वो अलग किस्म का था। नीतीश वाजपेयी की तारीफ करते हैं तो वाजपेयी ने भी तय कर लिया था कि लालू राबड़ी का विकल्प एनडीए में नीतीश कुमार ही होंगे। इसलिए 2000 में बिहार विधानसभा चुनावों में जीत भले ही नहीं मिली, 7 दिन के लिए नीतीश कुमार जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि राबड़ी राज फिर आ गया, लेकिन बख्तियारपुर के बागी ने ठान लिया था कि सत्ता तो हासिल करनी है, येन केन प्रकारेण। इससे लोगों के मन में एक ये फीलिंग जाती है, ये व्यक्ति भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उनके आने और जाने के रीजन जो भी रहे हों, लेकिन इसका लाभ दिखाई पड़ा है राजनीति में। वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने एक कर्मठ नेता की छवि बनाई। इसी बीच बंटवारे से झारखंड बन जाने के बाद जेडीयू बिहार में गठबंधन का बड़ा दल और बीजेपी छोटी पार्टी बन गई। नीतीश को इसका फायदा मिला। साथ ही तीसरी पारी में भी लालू राबड़ी सरकार का रवैया बदला नहीं। जनता बदलाव चाह रही थी, नीतीश उस बदलाव के सारथी बने। 24 नवंबर 2005 को नीतीश एनडीए के पूर्ण बहुमत की सरकार के मुखिया बने। इसके बाद नीतीश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका कद इतना बड़ा हो गया कि बिहार बीजेपी उनके सामने छोटी नजर आने लगी। जब नीतीश ने ठान लिया कि नरेंद्र मोदी बिहार में 2009 के लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए नहीं आएंगे, तो साफ हो गया कि वो नहीं आएंगे। बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। वैसे ही 2010 के विधानसभा चुनावों में भी नीतीश ने मोदी को बिहार नहीं आने दिया। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे अपमानजनक स्थिति तब आई जब 2010 की गर्मियों में ही नीतीश ने बीजेपी नेताओं को दिया हुआ भोज रद्द कर दिया। नीतीश ने जब एक अखबार में ये इश्तिहार देखा कि उनकी और मोदी की लुधियाना रैली वाली हाथ उठाए तस्वीर लगाकर ये छापा गया है कि बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए मोदी ने 5 करोड़ रुपए भेजे थे, तो नीतीश भन्ना गए। गुस्से में उन्होंने बीजेपी कार्यकारिणी के नेताओं का दिया गया डिनर कैंसिल कर दिया। मोदी इसको भुला नहीं पाए। संग्राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। 2013 में बीजेपी की गोवा कार्यकारिणी में जैसे ही तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी ही लोकसभा चुनाव में प्रचार समिति के प्रमुख होंगे, इधर बिहार में नीतीश ने साफ कर दिया कि अब बीजेपी के साथ उनके संबंधों के दिन पूरे हो गए। नीतीश ने राज्यपाल से मिलकर बीजेपी कोटे के मंत्रियों को हटाने की सिफारिश कर दी। जैसे अटल अडवाणी जी के जमाने में एक विश्वास के साथ सब चलता था, आज हमको लगता है कि ये कठिन हो गया, और कठिन हो गया तो गठबंधन यारी से चलता है, दोस्ती से चलता है, वो स्थिति नहीं है। दरअसल नीतीश ने काफी पहले ही बीजेपी के सामने ये साफ कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम सामने रखें। ये बात तो शीशे की तरह साफ थी कि नीतीश को नरेंद्र मोदी रत्ती भर भी गंवारा नहीं और बीजेपी मोदी पर समझौता करने को तैयार नहीं। अलग होने के बाद 2014 का चुनाव
बीजेपी और नीतीश अलग अलग लड़े। बीजेपी ने बिहार जीत लिया। नीतीश अपने ही घर में बुरी तरह हार गए और हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। ताजपोशी गुमनाम से जीतन राम मांझी की हो गई। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस क्षण हमने निर्णय ले लिया कि जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी कबूल करते हुए हम अपना पद त्याग करेंगे, हमने वो पद त्याग कर दिया। एक अपेक्षा हमारी रहती है कि हम विधायक बने। विधायक के बाद कब मंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, कौन विभाग मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब कभी हमने नहीं सोचा। और मुख्यमंत्री का कहाँ तक सवाल था कि हम सोचते, लेकिन ये बात जरूर जानते थे कि अगर मौका मिलेगा तो हम प्रूफ करेंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में भी अच्छा काम कर सकते। बीजेपी से गठबंधन तोड़ना नीतीश की गलती लग रहा था, और एक और उनकी गलती थी मांझी को मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि जब उन्होंने मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश की, मांझी बागी हो गए। बाद में अपनी पार्टी बना ली, बीजेपी से हाथ मिला लिया। इधर नीतीश कुमार ने भी आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। लेकिन मजबूरी का गठजोड़ ही नीतीश की मजबूती का कारण बन गया और बिहार में ये गूंजने लगा कि फिर एक बार बिहार में नीतीश कुमार।